आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चल रहे हैं जो हमें भाषा, पहचान और आज़ादी के बीच के गहरे रिश्ते को समझाती है। ये कहानी एक छोटे से लड़के की है जिसकी एक मामूली सी सुबह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गई। जरा सोचिए क्या हो अगर ये आखिरी बार हो जब कोई अपनी मातृभाषा बोल सकता है। कैसा महसूस होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी की आप कह सकते हैं आत्मा है, और ये हमें उन चीज़ों की कीमत सिखाता है जिन्हें हम अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। कहानी का हमारा हीरो है एक छोटा लड़का फ्रांस, और उसके लिए ये दिन बिना किसी चेतावनी के आया। तो चलिए उसके साथ इस सफ़र पर चलते हैं। तो उस सुबह फ्रांस की शुरुआत कुछ ठीक नहीं थी। वो स्कूल के लिए पहले ही काफ़ी लेट हो चुका था और उसके मन में एक अजीब सा डर भी था। और पता है, बाहर का मौसम भी बड़ा लुभावना था। धूप खिली हुई थी, पक्षी चहचहा रहे थे और प्रशियन सैनिक ड्रिल कर रहे थे। ये सब कुछ स्कूल के उस पार्टिसिपल्स के बोरिंग लेसन से तो कहीं ज्यादा मजेदार था, जिसके बारे में फ्रांस को सच कहूं तो कुछ भी नहीं पता था। एक पल को तो उसके मन में आया कि स्कूल बंक कर दे, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और स्कूल की तरफ भागने लगा। पर जैसे जैसे फ्रांस स्कूल के करीब पहुंच रहा था, उसे महसूस होने लगा कि आज कुछ तो गड़बड़ है। एक अजीब सी बेचैन कर देने वाली खामोशी थी चारों तरफ। टाउन हॉल के पास बुलेटिन बोर्ड पर फिर से भीड़ जमा थी। वही बुलेटिन बोर्ड जो पिछले 2 सालों से सिर्फ बुरी खबरें ही दे रहा था, कभी हारी हुई लड़ाइयों की तो कभी नए सरकारी आदेशों की। फ्रांस ने सोचा अब क्या हो गया, लेकिन वो रुका नहीं, भागता रहा। और जब वो स्कूल पहुंचा तो एकदम हैरान रह गया। मतलब आमतौर पर स्कूल शुरू होने से पहले जो हंगामा होता था, डेस्क के खुलने बंद होने की आवाज़ें, बच्चों का एक साथ पाठ दोहराने का शोर, आज वैसा कुछ भी नहीं था। सब कुछ इतना शांत था जैसे कोई संडे की सुबह हो। फ्रांस बेचारा डरते डरते क्लास के अंदर गया, ये सोचकर कि अब तो डांट पड़ेगी। पर उसे एक और झटका लगा। उसके टीचर एम हैमेल गुस्सा करने के बजाय बहुत नरमी से बोले, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ छोटे फ्रांस, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। फ्रांस अपनी सीट पर बैठ तो गया, पर उसका दिमाग घूम रहा था। उसने देखा कि आज एम हैमेल ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। उनका वो सुंदर सहारा कोट, झलर वाली शर्ट और वो रेशम की काली टोपी। ये कपड़े तो वो सिर्फ खास मौकों पर ही पहनते थे। और फिर उसकी नज़र क्लास की पिछली बेंचों पर गई। जो बेंचें हमेशा खाली रहती थीं, आज वहां गांव के बुजुर्ग लोग बैठे थे। पुराने मेयर साहब, पोस्टमास्टर और ओल्ड हाउसर भी, सबके सब बहुत शांत और उदास दिख रहे थे। फ्रांस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। और फिर एम हैमेल ने बोलना शुरू किया और उनके शब्द फ्रांस पर बिजली की तरह गिरे। एम हैमेल ने अपनी कुर्सी पर बैठकर एक बहुत ही शांत और गंभीर आवाज में कहा, मेरे बच्चों, ये मेरा आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें दूंगा। उन्होंने बताया कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि अब से अल्सेस और लोरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। कल से नया टीचर आ रहा है, आज फ्रेंच भाषा का आखिरी पाठ है। ये शब्द फ्रांस के लिए किसी थंडर क्लैप से कम नहीं थे। वो एकदम सुन्न पड़ गया। ओह, तो ये बात थी। अब उसे सब समझ आ गया। बुलेटिन बोर्ड पर यही खबर लगी थी। इसीलिए एम हैमेल ने अपने खास कपड़े पहने थे और इसीलिए गांव के लोग क्लास में आए थे। वो सब अपनी मातृभाषा को और 40 साल तक उसे पढ़ाने वाले टीचर को अलविदा कहने आए थे। और ये एहसास होते ही फ्रांस का दिल पछतावे से भर गया। उसका आखिरी फ्रेंच लेसन, और उसे तो ठीक से लिखना तक नहीं आता था। अचानक वो किताबें जो उसे हमेशा एक मुसीबत लगती थी, एक बोझ लगती थीं, अब उसे अपने पुराने दोस्तों की तरह लगने लगीं। ऐसे दोस्त जिन्हें वो कभी छोड़ना नहीं चाहता था। और एम हैमेल जिनसे वो हमेशा डरता था, वो भी अब उसे बहुत अच्छे लगने लगे थे। उस दिन एम हैमेल ने हर चीज को इतने सब्र और प्यार से पढ़ाया जैसे वो जाने से पहले अपना सारा ज्ञान बच्चों में भर देना चाहते हों। लेकिन ग्रामर और राइटिंग से भी ज्यादा गहरी एक और सीख थी जो उस दिन मिलने वाली थी। उन्होंने फ्रेंच भाषा के बारे में बात करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे साफ और सबसे तर्क वाली भाषा है। और फिर उन्होंने वो बात कही जो इस पूरी कहानी का दिल है। जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है, तो जब तक वो अपनी भाषा को मजबूती से पकड़े रहते हैं, ये ऐसा है मानो उनके पास अपनी जेल की चाबी हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाषा सिर्फ शब्द नहीं होती, वो हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है, हमारी एकता है। जब कोई अपनी भाषा को जिंदा रखता है, तो कोई हमलावर उसकी आत्मा को नहीं मार सकता। वो भाषा ही लोगों को जोड़े रखती है, उनके अंदर आज़ादी की उम्मीद जगाए रखती है। और तभी फ्रांस ने छत पर कबूतरों की आवाज़ सुनी।
और उसके मन में एक बहुत ही मासूम सा सवाल आया, क्या ये लोग इन कबूतरों को भी मजबूर करेंगे कि वो जमन में गाएं? इस एक छोटे से सवाल में उस जबरदस्ती का सारा दर्द छिपा था। पाठ चलता रहा और फिर वो आखिरी पल आ ही गया। विदाई का वो समय बहुत ही भावुक और यादगार था। तभी चर्च की घड़ी ने 12 बजाए और ठीक उसी वक्त खिड़की के बाहर से प्रशियन सैनिकों के बिगुल की आवाज सुनाई दी। एम हैमिल अपनी कुर्सी से उठे, उनका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। वो कुछ कहना चाहते थे, उन्होंने शुरू भी किया, मेरे दोस्तों, लेकिन उनका गला रुंध गया। वो इतने भावुक हो गए थे कि एक शब्द भी और नहीं बोल पाए। फिर वो ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़े, उन्होंने चौक का एक टुकड़ा उठाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर जितना बड़ा वो लिख सकते थे उन्होंने लिखा, वीवा ला फ्रांस, जिसका मतलब है फ्रांस अमर रहे। इसके बाद वो बस दीवार के सहारे अपना सिर टिकाकर खड़े रहे और बिना कुछ बोले उन्होंने हाथ से इशारा किया, स्कूल खत्म हुआ, आप सब जा सकते हैं। आखिरी पाठ खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी सीख हमेशा के लिए दिलों में बस गई थी। ये कहानी हमें एक बहुत गहरा सवाल पूछती है। हम अपनी भाषा, अपनी आज़ादी, अपनी पहचान, इन सब की कीमत तभी क्यों समझते हैं जब वो हमसे छिन रही होती हैं? सवाल ये है कि हम अपने पास जो कुछ भी है, उसे खोने से पहले उसकी कद्र करना कैसे सीख सकते हैं?